हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आज मैं आपके सामने आ गया हूँ एक क्लास लेके जो सरफेस केमिस्ट्री का दूसरा कॉन्सेप्ट दैट इज कैटालिसिस है ना। आई होप आपको मेरे क्लासेस सारे बिल्कुल अच्छे लगते होंगे, आपको समझ आती होगी। और ये कैटालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप मान लीजिए आप भाई बहन दो हैं आप घर पे, ठीक है ना। जब तक आपका पिताजी घर पे रहते हैं तो आप बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ते हो, बिल्कुल कहीं इधर उधर भटकते नहीं हो, टीवी देखते नहीं हो ज़्यादा या मोबाइल नहीं देखते हो। लेकिन जैसे ही पिताजी घर से निकल जाते हैं फिर यू आर नॉट फ्री बर्ड्स, आप चिड़िया बन जाते हो और घर में इधर उधर का काम करने लगते हो, टीवी देखने लगते हो, मोबाइल देखने लगते हो। लेकिन जब पिताजी घर पे रहते हैं तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, बिकॉज यू आर बिल्कुल पिन पॉइंटेड ऑन योर स्टडी। पिता समझते नहीं यार मेरा बेटे सही है, बहुत पढ़ते हैं। तो यहाँ आपके पिताजी जो आपका पढ़ाई का रिजल्ट या पढ़ाई का जो इंटेंसिटी, उनका प्रेजेंस बढ़ा देता है ना। अगर वो रहते हैं वहाँ प्रेजेंट तो आपका पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी आपका प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हियर योर फादर एक्ट्स एज ए कैटालिस्ट आपके पढ़ाई में, समझ गए आप। यानी द प्रेजेंस ऑफ योर फादर इंक्रीजेस योर रेट ऑफ स्टडी, समझ गए आप। तो इसी बात से हम शुरू करते हैं कैटालिसिस। कैटालिसिस क्या है? कैटालिसिस इज नथिंग बट ए फिनोमेनन इन व्हिच ए रिएक्शन इज कैरिड आउट विद द प्रेजेंस ऑफ ए कैटालिस्ट। ठीक है, आगे हमने क्या लिखा है आप इसको देखिए। कैटालिसिस इज द फिनोमेनन इन व्हिच ए थर्ड सब्सटेंस other than reactants and products is used to change the rate of a chemical reaction and which remains same in mass and chemically unaltered at the end of the chemical reaction. That third substance is also known as catalyst. क्या बोलते हैं? कैटालिसिस एक ऐसा फिनोमेनन है जब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को छोड़कर हम एक तीसरा सब्सटेंस लेते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ व्हिच द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज, मे बी इंक्रीज्ड और मे बी डिक्रीज और अल्टर्ड। रिएक्शन का रेट क्या होता है? बदल जाता है ना। बट और क्या है, वो जो सब्सटेंस लेते हैं हम थर्ड सब्सटेंस, उसका मास नहीं बदलता है, यानी हम जितने लेते हैं पहले से वो आखिर में उतना ही निकलता है। और क्या होता है? इट इज केमिकली रिमेन अनअल्टर्ड, वो भी केमिकली चेंज नहीं होता है। अगर मान लीजिए बीच में कोई रिएक्शन भी करता है लेकिन आखिर में जैसा कि वैसे ही निकलता है, तो ये फिनोमेनन को क्या कहते हैं? कैटालिसिस। और दैट सब्सटेंस थर्ड सब्सटेंस इज नोन एज कैटालिस्ट। आप समझ गए? तो कैटालिस्ट में भी of two types. One is positive catalyst and another is negative catalyst. Positive catalyst को accelerator बोलते हैं और negative catalyst को inhibitor और retarder बोलते हैं। यानी positive catalyst increases the rate of reaction whereas negative catalyst decreases the rate of reaction. कोई रिएक्शन में हमारा रिएक्शंस का स्पीड बढ़ाना जरूरी होता है और कहीं रिएक्शन को कंट्रोल करना यानी स्पीड कमाना भी जरूरी होता है। तो जहाँ जरूरत होता है रिएक्शन रेट बढ़ाने के लिए तो वी आर यूजिंग द कैटालिस्ट एज एक्सेलरेटर, पॉजिटिव कैटालिस्ट। आप समझ गई? यहाँ हमने लिखा है कैटालिसिस मीन्स प्रेजेंस ऑफ ए कैटालिस्ट इन रिएक्शन। और कैटालिस्ट किसे कहते हैं? इट इज द सब्सटेंस दैट अल्टर्स द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग यूज्ड अप। ये यूज नहीं होता है, उसका मास सेम रहता है एंड कैन बी रिकवर्ड अनचेंज्ड केमिकली, और उसको आखिर में हम निकाल सकते हैं एट द एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के आखिर में भी हम उसको बाहर ला सकते हैं। और क्या होता है? तो हमने लिखा है कैटालिस्ट आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज पॉजिटिव कैटालिस्ट एंड सेकंड इज नेगेटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट इज आल्सो नोन एज एक्सेलरेटर, नेगेटिव कैटालिस्ट इज आल्सो नोन एज इनहिबिटर। आप समझ गए अभी? तो हमने एक एग्जांपल ले रखा है यहाँ, देखिए 2SO2 + O2। यहाँ कैटालिस्ट हमने ले रखा है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, इट गिव्स 2SO3
हियर नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट्स एज एन एक्सेलरेटर, यानी रिएक्शन स्पीड बढ़ा देता है यहाँ, ठीक है। और एक रिटार्डर का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जितना न्यूक्लियर रिएक्शन से होते हैं हम कराते हैं, दैट इज द स्पीड ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शंस वेरी मच, इट शुड बी कंट्रोल्ड बिकॉज न्यूक्लियर रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। तो उसको कमाने के लिए या घटाने के लिए वी आर यूजिंग हेवी वाटर D2O एज एन इनहिबिटर रिटार्डर। आप समझ गए अभी, ये आपका अभी मेरे हिसाब से फंडामेंटल क्लियर हो गया, व्हाट इज कैटालिसिस एंड व्हाट इज कैटलिस्ट एंड हाउ मेरा क्लासिफिकेशन में कैटालिस्ट, समझ गए। तो अभी मैं आपको और एक चीज बता रहा हूँ, कैटालिसिस आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स। क्या क्या है मैं लिखता हूँ, आप देखिए इसको, आप इस पेज को बिल्कुल नोट कीजिए बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। यू कैन राइट इन द एग्जामिनेशन इफ द कैटालिसिस इज कमिंग एंड about the catalyst is coming, okay। देखिए catalysis are of 2 types, one is direct catalysis and another is induced catalysis। direct catalysis क्या है, अगर हम catalyst डालते हैं कि रिएक्शन में, if it alters the reaction speed either it makes positive or makes negative or retards or accelerates, that is direct catalysis। अब हमने लिखा 2SO2 plus O2 नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इज 2SO3 नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट्स एज ए डायरेक्ट कैटलिस्ट, है ना। तो ये रिएक्शन में डायरेक्ट क्या करता है, रिएक्शन को इन्फ्लुएंस कर देता है। लेकिन ऐसा होता है कभी कभी कोई रिएक्शन बिल्कुल चलता ही नहीं ऑर्डिनरी कंडीशंस, अगर रिएक्शन के साथ हम और एक दूसरा रिएक्शन को चलाते हैं बाय साइमल्टेनियस, दोनों इकट्ठे चलाते हैं, तो जो रिएक्शन बिल्कुल पहले चलता नहीं था अकेला, वो दोनों अगर मिल जाएंगे दोनों बिल्कुल साथ होकर चलेंगे, वो हैपन हो जाएंगे, यानी बोथ द रिएक्शंस विल अकर साइमल्टेनियसली। समझ गए, एक रिएक्शन अगर हम अकेला लेते हैं इट विल नॉट हैपन और इट विल नॉट गो, वो चलेगा नहीं। अगर उसके साथ और एक रिएक्शंस ले लेते हैं तो दोनों रिएक्शन बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या हुआ इसका मतलब, ये वाला जो रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ दिस रिएक्शन acts as a catalyst for that reaction, so that is induced catalyst। it means अगर हमें क्या लिखा है, when one reaction influences the rate of other reaction, अगर एक रिएक्शन एक दूसरा रिएक्शन का रेट के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, रेट को बदल देता है, which does not occur at ordinary condition, जो पहले वाला रिएक्शन है वो बिल्कुल ऑर्डिनरी कंडीशन में होता ही नहीं, द फेनोमेनन इज नोन एज इंड्यूस्ड कैटलिस्ट, यानी ये जो रिएक्शन उसके अंदर इंड्यूस हो गया, ये जो चलने वाला रिएक्शन ना चलने वाला रिएक्शन को चलाना शुरू कर दिया, यानी इसका प्रेजेंस उसको एक्टिवेट कर दिया। समझ गए आप, सो दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। हमने एक एग्जांपल ले रखा है, क्या है, सोडियम आर्सेनाइड का सोल्यूशन का अगर हम क्या करें, ऑक्सीडाइज करें, तो ऑर्डिनरी कंडीशन पे इट डज नॉट हैपन। समझ गए आप, सोडियम आर्सेनाइड को अगर हम ऑक्सीडाइज करें ऑर्डिनरी कंडीशन पे इट डज नॉट हैपन। लेकिन अगर दोनों उसके साथ हम Na2SO3 यानी सोडियम सल्फाइड को ले लें, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कोशिश करें बोथ, तो क्या होगा, और बोथ विल पास थ्रू ऑन Ar, दैट इज Ar पास थ्रू Ar, तो दोनों क्या होगा, साइमल्टेनियसली रिएक्शन कर जाए, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। आप समझ गए, अगर दोनों मिला के हम ऑक्सीजन में एयर के थ्रू पास करें तो क्या होगा, बोथ विल बी ऑक्सीडाइज्ड। तो क्या हुआ, द प्रेजेंस ऑफ दिस सोडियम सल्फाइड दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, इट इन्फ्लुएंसेस दिस रिएक्शन, इट इन्फ्लुएंस दिस रिएक्शन टू गो, यानी इट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन। ये पहले चलता नहीं था, लेकिन ये रिएक्शन का जब इसके साथ प्रेजेंस हो गया तो ये रिएक्शन अपने आप चलने लगा, तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड कैटलिसिस। आप समझ गए, ठीक है ना। एक रिएक्शन चल नहीं रहा है, उसके साथ और एक अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो दोनों चलने लगेगा, तो जिसका प्रेजेंस के वजह से पहले वाला रिएक्शन जो चल नहीं रहा था चलने लगा, वो फेनोमेनन को हम कहते हैं इंड्यूस्ड कैटलिसिस। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट्स, जो कैटलिस्ट होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उनका प्रॉपर्टी क्या क्या है ना। तो हमने यहाँ लिखा है, आप देखिए, नंबर 1 रिमेन्स केमिकली अनचेंज्ड एट द एंड। मैंने आपको बताया था जो हम कैटलिस्ट लेते हैं वो कैटलिस्ट रिएक्शन खत्म होने के बाद पहले से जैसा ही था आखिर में वैसा ही मिलेगा। समझ गए, केमिकली अनअल्टर्ड, यानी केमिकली वो चेंज नहीं होता है, डज नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज। समझ गए, वो कुछ अपना परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है, दूसरा मास रिमेन्स सेम, पहले जितना मास लिए होंगे आखिर में भी मास वही रहेगा। मान लीजिए 5 मोल ले रखे हैं या 5 ग्राम ले रखे हैं कैटलिस्ट को, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो दैट क्वांटिटी विल बी सेम, दैट मास विल बी सेम, वो उसका भी कुछ चेंज नहीं होता है। तीसरा क्या होता है, ये वेरी स्मॉल अमाउंट इज रिक्वायर्ड। समझ गए, ये बहुत ही कम
इस्तेमाल होता है, बहुत कम जरूरत है रिएक्शन के लिए, क्योंकि इट ओनली एनहांसेस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन और मे रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन रेट को बढ़ाता है या घटाता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने या कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए आप। तो ओनली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट इज इनफ फॉर ए रिएक्शन, ठीक है। अब उसके बाद डज नॉट अल्टर द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हमने इक्विलिब्रियम जो हमारा क्लास है आप देख लेना, उसमें कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पोजीशन को बदलता ही नहीं। क्यों नहीं बदलता है? जब हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, द स्पीड ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस, समझ गए, द स्पीड ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस। जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन जितना तेजी से बढ़ जाएगा तो प्रोडक्ट उतना तेजी फॉर्म हो जाएगा, जैसे प्रोडक्ट उतना तेजी फॉर्म होगा फिर रिएक्टेंट उतना तेजी फॉर्म होगा, तो क्या होगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा। तो दैट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल नॉट बी चेंज्ड। आप इसको याद रखना, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। अब लास्ट 6th पोजीशन पॉइंट के स्पेसिफिक यूनिट एक्शन। ये जो रिएक्ट होते हैं हमारा कैटलिस्ट है बहुत स्पेसिफिक होते हैं। एक कैटलिस्ट दूसरे के रिएक्शन में कैटलिस्ट के हिसाब से इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बिकॉज इट इज़ वेरी स्पेसिफिक। आप समझ गए, एक कैटलिस्ट एक रिएक्शन में जो उसको इस्तेमाल होता है वही कैटलिस्ट हम दूसरी रिएक्शन में हम ये कह नहीं सकते दैट कैन बी यूज्ड एज द कैटलिस्ट, समझ गए। तो दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक। एक रिएक्शन के लिए एक कैटलिस्ट काम कर सकता है, एक सब्सटेंस कैटलिस्ट काम कर सकता है, दूसरे के लिए नहीं, ठीक है। अब कैन नॉट अल्टर द नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ए रिएक्शन। आप समझ गए, कैन नॉट अल्टर द नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ए रिएक्शन। ये रिएक्शन का प्रोडक्ट का अपना प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी नहीं बदलता है, प्रोडक्ट का नेचर नहीं बदलता है। कैसे? जैसे हम रिएक्शन में कैटलिस्ट लेते हैं वो तो स्पीड ऑफ द रिएक्शन बढ़ाता है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है उसका प्रॉपर्टी नहीं बदलता है। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिखा है N2 + 3H2 क्या दे रहा है 2NH3। प्रोडक्ट इज सेम इन प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। अगर हम कैटलिस्ट लेते हैं तो भी NH3 बनता है, कैटलिस्ट ना ले तो भी NH3 बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैटलिस्ट का प्रेजेंस से NH3 का प्रॉपर्टी के ऊपर कोई फर्क नहीं डाला या उसको कुछ चेंज नहीं कर पाया। लेकिन देयर इज एक्सेप्शन, ये आपको याद रखना है। केमिस्ट्री इज द ओशन ऑफ एक्सेप्शन। आप एक्सेप्शन अगर याद रखोगे तभी यू कैन गेट मोर मार्क्स। एक्सेप्शन केमिस्ट्री में बहुत सारे हैं। तो यहाँ एक्सेप्शन क्या है आप देखिए, CO + 2H2 that is in the presence of ZnO and Cr2O3 which acts as the catalyst it gives CH3OH। समझ गए आप, यहाँ कैटलिस्ट क्या है ZnO Cr2O3। वही अगर से कार्बन मोनोऑक्साइड को हम फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो यहाँ क्या होता है CH4 + H2। आप देखिए अभी ये दोनों रिएक्टेंट सेम है, दोनों रिएक्टेंट सेम है। हमने क्या हो गया, उसका कैटलिस्ट को बदल डाला। जब कैटलिस्ट को बदल डाला तो प्रोडक्ट चेंज हो गए। आप समझ गए, दीज आर द स्पेसिफिकली एक्सेप्शनल रिएक्शंस, ये आपको याद रखना है। समझ गए आप, CO + 2H2 अगर हम कैटलिस्ट एक दूसरा लेते हैं तो उसका प्रोडक्ट जो होता है, और एक दूसरा लेते हैं निकेल तो यहाँ प्रोडक्ट बदल जाता है, ठीक है। आप इसको याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। हमने लिखा है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन केमिस्ट्री में बहुत सारे हैं, आप जितने के एक्सेप्शन याद रख सकते हो यू विल फेच मोर मार्क्स, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, हैज एन ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फुल एफिशिएंसी। एवरी कैटलिस्ट हैज एन ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी ये कैटलिस्ट एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही इट्स एफिशिएंसी विल बी द हाईएस्ट। एट दैट टेम्परेचर इट विल बी इट्स एफिशिएंसी विल बी द हाईएस्ट। वो टेम्परेचर पे इसका एफिशिएंसी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर बदल लेते हैं तो एफिशिएंसी घट जाता है। तो एवरी कैटलिस्ट हैज एन ऑप्टिमम टेम्परेचर, समझ गए। उसके बाद प्रोमोटर्स एनहांसेस द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट का भी एक कैटलिस्ट है। अगर हम कैटलिस्ट के साथ और कुछ ऐसे सब्सटेंस डालेंगे जो कैटलिस्ट का एक्शन यानी रेट जो बढ़ाता है रेट ऑफ रिएक्शन और उसको प्रमोट कर देगा, यानी कैटलिस्ट को भी और प्रमोट कर देगा, कैटलिस्ट को स्पीड को भी बढ़ा देगा, सॉरी कैटलिस्ट का एक्शन को भी बढ़ा देगा, तो उसको बोलते हैं प्रोमोटर्स। समझ गए। जैसे हम प्रोडक्शन ऑफ NH3 लेते हैं हाइबर्स प्रोसेस में, उसमें क्या करते हैं मॉलिब्डेनम इट एक्ट्स एज ए प्रोमोटर। जो कैटलिस्ट हम लेते हैं उसमें मॉलिब्डेनम क्या करता है, एक प्रोमोटर की तरह एक्ट करता है, यानी इट एनहांसेस द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट। आप समझ गए। और एक बात हमने इसको आपको भी ये समझाना चाहते हैं हम, देखिए आप
जो ये बोलता है रिमेन्स केमिकली अनचेंज्ड एट द एंड, ये कैसे केमिकली अनचेंज होता है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। आप देखिए, मान लीजिए NaO गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स NO2 गैस, SO2 गैस प्लस NO2 गैस गिव SO3 प्लस NO। हमने यहाँ लिखा था ना 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2SO3 गैस। इसको इधर क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड आठ से कैटलिस्ट। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, पहले किसके साथ रिएक्शन कर लेता है, हाफ O2 की रिएक्शन करके NO2 फॉर्मेशन करता है, दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। हम आगे अभी डिस्कस करेंगे व्हाट इज इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। सो ये NO2 फिर क्या करता है, फिर SO2 के साथ रिएक्शन करके SO3 होता है, फिर आखिर में वही NO प्रोडक्शन हो जाता है। यानी पहले हमने जो NO लिया था, बाद में भी वही NO प्रोडक्शन हो जाता है। यानी कैटलिस्ट रिमेन सेम एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन एंड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, बट it may produce, it may undergo chemical change within the reaction and gives intermediate products, but at the end the chemically what was it is at the beginning it will be same at the end। आप इसको याद रखिए, समझ गए? तो आप इसको समझ गए मेरे हिसाब से, आप इसको बिल्कुल नोट कीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिसिस, ठीक है ना, आप इसको अच्छी तरह नोट कीजिए। ये देखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट्स, हम उधर कैटलिस्ट को क्लासिफिकेशन करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, और कितने तरह के कैटलिस्ट मिलते हैं, 2 तरह के मिलते हैं। नंबर 1 होमोजेनियस कैटलिस्ट, दूसरा है हिटरजेनियस कैटलिस्ट। होमोजेनियस कैटलिस्ट किसे कहते हैं, द कैटलिस्ट व्हिच आर इन द सेम फेज विद द रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों सेम फेज में हो गए। अगर रिएक्टेंट सॉलिड होगा, कैटलिस्ट भी सॉलिड होना चाहिए, रिएक्टेंट्स लिक्विड होगा, कैटलिस्ट लिक्विड में होना चाहिए, अगर रिएक्टेंट्स गैसियस फेज में होगा तो कैटलिस्ट भी गैसियस फेज में होना चाहिए, तब उसको क्या कहते हैं, होमोजेनियस कैटलिस्ट। हमने एक एग्जांपल ले रखा है, यहाँ देखिए, होमोजेनियस कैटलिस्ट, द कैटलिस्ट्स एंड द रिएक्टेंट्स आर इन सेम फेज, तब उसको बोलते हैं होमोजेनियस कैटलिस्ट। एग्जांपल 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2SO3 गैस, हियर कैटलिस्ट नाइट्रिक ऑक्साइड इज आल्सो इन गैसियस फेज। आप समझ गए? तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस कैटलिस्ट। अगर हिटरजेनियस कैटलिस्ट की बात करेंगे, द कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट्स आर इन द डिफरेंट फेज। कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स क्या होंगे, डिफरेंट फेज में होना चाहिए, तभी उसको हिटरजेनियस बोलते हैं। अभी हमने लिखा है 2KClO3 गिव्स MnO2 सॉलिड गिव्स 2KClS प्लस 3O2 गैस। समझ गए? यहाँ 2H2O2 गैस, ये गैसेस फॉर्म है, अगर प्लैटिनम लेते हैं सॉलिड फॉर्म में तो देता है 2H2O प्लस O2, और इधर NH2N2 प्लस 3H2 ये गैसेस में, अभी Fe हमने क्या लिखा सॉलिड फॉर्म में, Fe प्लस दैट इज MO से प्रोमोटर हमने डिस्कस कर चुका है, तो गिव्स 2NH3 गैस। तो आपने समझ गया अभी। तो हिटरजेनियस मीन्स द रिएक्टेंट्स एंड द कैटलिस्ट आर इन द डिफरेंट फेज। रिएक्टेंट अगर गैसेस में होगा, कैटलिस्ट में भी सॉलिड में भी लिक्विड। अगर रिएक्टेंट गैस सॉलिड में तो कैटलिस्ट लिक्विड होता है, गैसेस होता है, तो इसको कहते हैं हिटरजेनियस कैटलिस्ट, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, दिस इज इंपॉर्टेंट, मच मोर इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस थियोरीज ऑफ कैटालिसिस, अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। ये कैटालिसिस जो होता है कौन सी थ्योरी के पर बेस होके होता है ना, देयर आर 2 थ्योरीज। नंबर 1 इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, नंबर 2 दैट इज एडसॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हिटरजेनियस कैटलिस्ट। नंबर 1 क्या हुआ, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। व्हाट इज दैट? ये नाम से ही हमको पता चला जाता है कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड इसमें फॉर्म जरूर होगा। इंटरमीडिएट मतलब क्या है, बीच का, यानी बीच में जो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। हमने आपको ये एग्जांपल बहुत अच्छी तरह समझा चुका है, फिर भी आप देखिए 2SO2 प्लस O2 दोनों गैसियस फॉर्म है। NO हमने कैटलिस्ट ले रखा है नाइट्रिक ऑक्साइड, दैट इज आल्सो गैसियस फॉर्म है। इट इज 2SO3 दैट इज आल्सो गैसियस फॉर्म है। समझो, ऑल आर इन होमोजेनियस। दिस थ्योरी होल्ड्स गुड फॉर ओनली होमोजेनियस कैटलिस्ट, इट डज नॉट होल्ड गुड फॉर हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। तो इसका ये लिमिटेशन है, आप याद रखिए, हमने यहाँ लिखा है ओनली फॉर होमोजेनियस कैटलिस्ट, ठीक है ना। ये जो 2 रिएक्टेंट्स है, इनमें से आइदर दोस्त है या कोई एक हो सकता है। पहले क्या करता है, कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेता है, फिर इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या करता है, फिर रिएक्टेंट के साथ फॉर्मेशन रिएक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट बना लेता है। अब देखिए, अभी 2SO2 प्लस O2 ये 2 रिएक्टेंट है। ये क्या हुआ, पहले ये कैटलिस्ट के साथ एक रिएक्टेंट ने रिएक्शन कर दिया,
NO2 एक इंटरमीडिएट रिएक्टेंट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर दिया। दिस इज NO2 इज नोन एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। क्योंकि ये क्या किया, कैटलिस्ट पहले एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन कर दिया। वो इंटरमीडिएट क्या कंपाउंड जो किया, ये प्रोडक्ट तो इसको हम नहीं बोलते, इंटरमीडिएट कंपाउंड बोलेंगे, दैट इज बेटर। इंटरमीडिएट कंपाउंड, इंटरमीडिएट कंपाउंड फिर क्या किया ना, फिर दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, जो फाइनल प्रोडक्ट आना चाहिए, दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, इट केम along with the original catalyst। यानी जो ओरिजिनल कैटलिस्ट था वो भी प्रोडक्शन हो गया और हमारा क्या हो गया, जो प्रोडक्ट हमको चाहिए वो भी प्रोडक्शन हो गया। आप समझ गए? यानी पहले हमारा कैटलिस्ट जो था अभी कैटलिस्ट वही रह गया और हमारा प्रोडक्ट बन गया। लेकिन इन बिटवीन दैट ए आर सम इंटरमीडिएट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। आप समझ गए? अभी ये रिएक्शन में क्या होता है, पहले कैटलिस्ट कोई रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन करता है और वो इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या करता है, फिर रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट देता है, फिर अपना ओरिजिनल कैटलिस्ट दे देता है। ये आपको अच्छी तरह याद रखना चाहिए। और इसका एक लैकोनाई थ्योरी का क्या है, इट डज नॉट होल्ड गुड फॉर हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। ये हेटेरोजेनस कैटलिस्ट के पर काम नहीं करता है। और दूसरा, जो प्रोमोटर्स का क्या एक्शन है ये भी नहीं बताता है। प्रोमोटर्स कैटलिस्ट में क्या कैसे काम करता है उसको ये नहीं समझा सकता है। समझ गए आप? और भी ये क्या नहीं समझा सकता है, जब कैटलिटिक पॉइजन, कभी कभी कैटलिस्ट पॉइजन भी हो जाता है, कैसे होता है, इट इज ऑल्सो अनएबल टू मेक क्लियर, ये भी समझा नहीं सकता पाया है। ठीक है। अब दूसरा देखिए, एडसॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। ये नाम से हमको पता चलता है एडसॉर्प्शन होना जरूरी है। और कैटलिस्ट, ये जो एडसॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट फॉर हेटेरोजेनस कैटलिस्ट, यानी ये होमोजेनस पे काम नहीं करेगा, ये किस पे काम करेगा, हेटेरोजेनस पे काम करेगा। समझ गए? तो ये जो हेटेरोजेनस कैटलिस्ट है ये कैसे, एडसॉर्प्शन थ्योरी क्या करता है, ये बिल्कुल आसान है। आप इसको थोड़ा सा अच्छी तरह समझिए। हम एग्जांपल बता रहे हैं आपको। N2 + 3H2 gives 2NH3 गैस। जब अमोनिया गैस हार्बर्स प्रोसेस फॉर्मेशन होता है तो हम लेते हैं क्या हुआ, Fe + MO। Fe होता है कैटलिस्ट, आयरन कैटलिस्ट, और मोलिब्डेनम एज प्रमोटर। तो हेटेरोजेनस है, दिस इज इन सॉलिड, ऑल आर इन गैसियस, तो कैटलिस्ट क्या है, सॉलिड हो गया। तो आप देखिए सॉलिड जब हम यहाँ Fe ले रखे हैं, आप देखिए फिगर, Fe जो आयरन है उसके ऊपर आप देख रहे हैं, जो ये जो Fe मॉलिक्यूल के ऊपर कुछ वैलेंसीज होंगे, दैट इज ओपन वैलेंसीज और फ्री वैलेंसीज। ये फ्री वैलेंसी के साथ क्या करेगा, N2 गैस और 3H2 गैस आके they will just adsorb over this and will go for chemisorption। आप याद रखिए इसको, adsorbed over the surface of catalyst, surface of catalyst and will go for chemisorption, will go for chemisorption। chemisorption आपको पता है, ये N2 और H2 क्या करेंगे, ये Fe का जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर आके सेटल हो जाएंगे, बिकॉज इसके ऊपर भी कुछ फ्री साइड हम जो बताए थे अनबैलेंस्ड फोर्स, तो उसके ऊपर सेटल हो जाएंगे और सेटल होकर क्या करेंगे, ये N2 Fe के साथ रिएक्शन करे और H2 Fe के साथ रिएक्शन करे, कोई एक भी कर सकता है, दोनों भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे वो, दे विल गो फॉर chemisorption। chemisorption मीन्स दे विल प्रोड्यूस or they will go for the production or conversion or the that is formation of a intermediate compound। एक नया compound activated complex हम बोलते हैं उसको, not intermediate compound, activated complex। यहाँ क्या formation करेगा, activated complex on the surface due to chemisorption। पहले adsorption हो जाएंगे, उसके ऊपर ऐसे लग जाएंगे, फिर क्या करेंगे वो chemisorption हो जाएंगे, किसके साथ, with the catalyst on the surface। surface के ऊपर, catalyst के ऊपर chemisorption। chemisorption means they will form a weak chemical bond, like covalent bond हो सकता है, कोई बॉन्ड हो सकता है, केमिकल बॉन्ड करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देंगे। उसको आप लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये जो फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से हो गया, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो हो जाते हैं, ये क्या करता है, फॉर्मेशन होता है, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। ये याद रखिए आप, द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड्स टू
decrease the activation energy of the reactants। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, रेट बढ़ जाएगी। हमको पता है जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है तो रिएक्शन फास्ट चलता है। तो ये क्या करेगा, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया उसके ऊपर बाय द हेल्प ऑफ एडसॉर्प्शन लीड्स टू द केमिसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन पहले होते हैं, उसके बाद केमिसॉर्प्शन हो जाता है, और केमिसॉर्प्शन जब हो जाते हैं वो केमिसॉर्प्शन के साथ साथ केमिसॉर्प्शन देता है क्या है, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स देता है। ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या करता है, वो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। समझ गए? तो जब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गए, फिर क्या करते हैं, वो अपने बीच में रिएक्शन करके फिर ओरिजिनल जो हमको प्रोडक्ट चाहिए प्रोडक्ट दे देते हैं, और क्या करते हैं, कैटलिस्ट को भी देते हैं। आप समझ गए? ये बिल्कुल बेस्ड ऑन द एडसॉर्प्शन ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। दोनों बाय रिएक्टेंट जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, पहले एडसॉर्ब होते हैं हमारा जो कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर, एडसॉर्प्शन से केमिसॉर्प्शन करते हैं। केमिसॉर्प्शन क्या करता है, एक कंपाउंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करता है किसका, रिएक्टेंट का, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। और दोनों एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फिर क्या करते हैं, रिएक्शन करके प्रोडक्ट दे देते हैं और ओरिजिनल रिएक्टेंट ओरिजिनल कैटलिस्ट दे देते हैं। कैटलिस्ट अनचेंज्ड हो जाता है, जो पहले था वही मिल जाता है, उसका मास भी बदलता नहीं है और हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। आप समझ गए? ये दोनों को आप याद रखिए। तो अगर एग्जाम में आया मॉडर्न थ्योरी ऑफ दिस एडसॉर्प्शन कैटलिस्ट, थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट कैसे हम लिखेंगे, नंबर 1 लिखेंगे, द थ्योरी ऑफ एडसॉर्प्शन, व्हाट हैपेंस फर्स्ट, द molecules of the reactants are adsorbed on the surface of the catalyst where the free valencies are available और disbalancing force is available। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, the reactant molecules are getting adsorbed and it goes for the chemisorption। They form very weak bond with the surface molecule of the catalyst and that activated complex formation क्या करता है, it reduces the activation energy of the reactants। उसके बाद again the activated complex reacts with each other or with the reactants, they form the required products and the catalysts। आप समझ गए? और इसका भी लेखना क्या है, ये बता नहीं सकता है how the poisoning is happening। पॉइजनिंग कैसे होता है ये बताता नहीं है, और प्रोमोटर का काम भी ये समझा नहीं पाता है, और दूसरा क्या करता है, ये होमोजेनियस कैटलिस्ट के पर काम नहीं करता है। समझ गए? इट इज ओनली वर्कड ऑन द हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। मेरे हिसाब से आप समझ गए इसको बिल्कुल आप याद रखिए और इसको नोट कीजिए, ठीक है ना। यू सी फ्रेंड्स, दिस इज एंजाइम कैटालिसिस और दिस इज नोन एज बायो कैटालिसिस। ये बायो कैटालिसिस क्या है, ये आपके हमारे जीवन में बहुत से हम देखते हैं। हमारे घर में हम खाना हमारा डाइजेशन नहीं होता है तो हम एंजाइम लेते हैं। मार्केट में बहुत मेडिसिन मिलता है, अरिस्टोजाइम, ऐसे बहुत एंजाइम के नाम पे मिलता है। तो एंजाइम जब हम खाते हैं क्या होता है, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ डाइजेशन। जो डाइजेशन एक प्रोसेस, एक रिएक्शन है, उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। सो दैट एंजाइम इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट and that is known as biocatalyst because enzymes are complex nitrogenous substances, that is proteins having molecular weight of the order of 10,000 or more। ये क्या है, enzymes are complex nitrogenous substances, nitrogen substance और proteins। आप सीधा कह सकते हैं enzymes are proteins। समझ गए? इसका molecular mass कितना हो जाए, of the order of 10,000 और even more। वो प्रोटीन से, नाइट्रोजनस प्रोटीन से एंजाइम्स, उसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ बायो कैटालिस्ट। हम डाइजेशन बढ़ाना चाहते हैं। अब देखिए हमने यहाँ एक लिखा है C12H22O11, अगर हम H2 के साथ लेंगे, उसमें बायो कैटालिस्ट डालेंगे तो क्या होगा, 6H12O6 प्लस ग्लूकोज प्लस CCH12O6 यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में वो कन्वर्ट कर देगा। मैकेनिज्म क्या है इसका, जैसे हमने बताया, हम कुछ खाना खाते हैं, एंजाइम लेते हैं, तो एंजाइम क्या करता है, खाना का जो डाइजेशन का रेट है दैट प्रोमोट्स, दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ डाइजेशन। तो यहाँ देखिए मैकेनिज्म क्या होता है, EH स्टैंड्स फॉर एंजाइम प्लस S मींस सबस्ट्रेट। किसके साथ एंजाइम रिएक्शन करता है,
दैट इज EHS। मान लीजिए सब्सट्रेट मीन्स हम जो खाना खाएं, EH प्लस S EHS फास्ट रिवर्सिबल। ये बहुत जो रिएक्शन होता है ये क्या होता है फिर रिवर्स बहुत जल्दी हो जाता है, फास्ट रिवर्सिबल। EHS क्या करता है फिर EH में कन्वर्ट, यानी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जो हम खाना खाते हैं जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ एसिड सर, जो हमको शरीर को खराब करता है, तो EHP क्या होता है फिर कन्वर्ट होता है EH प्लस P, यानी फिर अगेन एंजाइम में कन्वर्ट होता है और प्रोडक्ट देता है, दैट इज स्लो स्टेप। और ये जो रिएक्शन होता है एंजाइम रिएक्शन, द रेट चेंजेस, द रेट ऑफ दैट रिएक्शन चेंजेस फ्रॉम फास्ट ऑर्डर टू जीरो ऑर्डर। आप इसको याद रखिए, ये एग्जाम में कभी कभी आता है। एंजाइमेटिक रिएक्शन द रेट चेंजेस फ्रॉम डैश ऑर्डर टू डैश ऑर्डर, दैट इज फास्ट ऑर्डर टू जीरो ऑर्डर। समझ गए? अब इसको देख लीजिए आप, ये जो बायोकैटलिस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नंबर 1 इट इज वेरी स्पेसिफिक। ये रिएक्शन वेरी स्पेसिफिक होता है। कौन सा एंजाइम कौन सा रिएक्शन में कैटलिस्ट होगा, दैट इज वेरी स्पेसिफिक। कैटलिसिस ऑफ रिएक्शन इज इन बायोलॉजिकल सिस्टम बाय एंजाइम्स, दैट इज होमोजेनियस कैटलिस्ट। ये भी होमोजेनियस कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट हेटेरोजेनियस नहीं है, ठीक है ना। दूसरा हमने समझा दिया आपको, एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन सब्सटेंसेस, प्रोटीन्स हैविंग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10,000 और मोर। नंबर 4 डाइजेशन एंड बायोसिंथेसिस बायोकेमिकल प्रोसेसेस। जो डाइजेशन होता है और बायोसिंथेसिस, हमारे शरीर में और जो घटनाएं घटती है या हमारे सेल डेवलप होता है जो होता है वो बायोसिंथेसिस प्रोसेस है। उसमें क्या होता है एंजाइम कैटलिस्ट आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। ये सारे क्या होता है आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स। हमने यहाँ एक लिखा है NH2CO प्लस H2O। यूरिया से अगर हम कैटलिस्ट लेते हैं 2NH3 प्लस CO, ये अमोनिया में कन्वर्ट होता है। यूरिया क्या होता है अमोनिया में कन्वर्ट होता है बाय यूरिया। समझ गए आप? तो इसको आप अच्छी तरह याद रखिए। और बायो कैटलिस्ट कभी आता है एग्जाम में, राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन बायो कैटलिस्ट, 3 नंबर का आता है। तो आप अगर इतना लिखेंगे तो यू गेट 4 मार्क्स, ठीक है। अगर आपको बच्चों ये क्लास सही लगा, यू फील दैट आप समझ गए व्हाट इज कैटलिसिस, व्हाट इज कैटलिस्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट्स आर देयर एंड देयर क्लासिफिकेशन, ये अगर आप समझ गए थ्योरी ऑफ कैटलिसिस, तो आप जरूर इसी क्लास को, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, ठीक है ना। और सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री में। मैं हूँ आपका फ्रेंड, फिलोसोफर, टीचर एंड गाइड ईश्वर चंद्र नायक, ठीक है। थैंक यू।